सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों पर जो आरोपों की बौछार है वो कम क्यों नहीं हो रही है। अब कांग्रेस ने जैसे शुरू किया है, आपको पता ही है, हरियाणा मांगे हिसाब, ये अभियान शुरू किया है और उनका ये कहना है कि भाजपा के म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा की असलियत म्हारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा है। अभी एक आरटीआई लगाओ कि 10 साल में बीजेपी ने जिला वाइज कितने कितने पैसे खर्च किए। अगर मारे में कहीं फर्क मिलेगा इतना बड़ा तो हम बेईमान हैं, और अगर उनका फर्क मिलेगा तो फिर वो है। महंगाई, बेरोजगारी घटाने और किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था। वो आप प्रति व्यक्ति आए हरियाणा की उस टाइम की देख लो जिस टाइम हमारी सरकार आई 2014। हाँ। अभी आरटीआई लगाया कि आप उसका पता कर लो कि अब आमदनी कितनी। मैं दावे के साथ कह रहा कि हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय दुगुनी। नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं आज से 10 साल पहले हरियाणा का बुरा हाल है, जबकि हुड्डा ये कह रहे हैं हरियाणा तब नंबर 1 था। हुड्डा साहब के टाइम में आप 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जो रोड जाम हुए, रोड जाम में मैक्सिमम डिमांड ये थी कि दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक बिजली मिलनी चाहिए। वो हमारा सोने का टाइम है, हम खेत में काम करके आते हैं। आज आपको 24 घंटे बिजली मिल रही। और उस टाइम जो बिजली का रेट था वो 1 रुपया था, जिस बिजली का रेट आज वो 60 पैसे में दे रहे हैं। पहले किसान विरोध क्यों कर रहे हैं सर? किसान अभी भी कोई विरोध नहीं कर रहा भाई, ये जो उनसे विरोध कर रहे हैं ये तो कांग्रेस के आदमी है, ये तो विरोध ही करते रहेंगे। कांग्रेस के आदमी ये कभी भी नहीं मान सकते, चाहे आप कुछ भी कर दो। दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस का कोई, रणदीप सुरजेवाला भी ये चीज कह चुके हैं कि अगर यहीं पर व्यवस्था होती तो युवाओं को इस तरह से पलायन नहीं करना पड़ता और पलायन करके इस तरह से उनकी ये दुर्गति न हुई होती। तो उनको लगता है कि थोड़ा देर काम करके यहाँ लाभ रहेगा उन्हें, तो इसलिए ये बात सही है तो लोग जाते हैं। लेकिन ये रुझान है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कामों की कमी है, यहाँ भी काम है, लेकिन कई बार लोगों में एक ट्रेंड चल जाता है ना जी। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ट्रेंड धीरे धीरे कम होगा। बेरोजगारी का जवाब दो ना, पहले क्यों गए थे? तो लोग तो पहले भी जा रहे थे, कोई ऐसा नहीं हमारे टाइम में गए। अगर लोग वहाँ जाकर MP बनने शुरू हो गए और या मंत्री बनने शुरू हो गए तो इसका मतलब वो पहले भी जा रहे थे। आज ऐसा नहीं कि आज ही शुरू हो जाए, नहीं, वो शुरू से जाते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने हैं तो देश भर में कांग्रेस की, हुड्डा सरकार की पदक लाओ और पद पाओ नीति को लागू करना होगा। हमने पहले एक रखी, हम आज 6 करोड़ रुपए दे रहे हैं, हुड्डा साहब से ज्यादा दे रहे हैं। हमने हरियाणा को एक कैटेगरी में रख दिया कि जो भी हरियाणा का खिलाड़ी इस प्रकार का सम्मान ले आएगा उसको ये चीज मिलेगी, जो ऐसा ले आएगा उसको ये चीज मिलेगी, जो ऐसा ले आएगा उसको ये चीज मिलेगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और एक बार फिर से तमाम मुद्दों के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री, और साथ ही सिर्फ कैबिनेट मंत्री कहूं तो शायद इनका जो परिचय है वो थोड़ा कम होगा। हरियाणा के और राष्ट्र के यानी देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर ये खुलकर बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंवरपाल जी की। सबसे पहले उनका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आपने जगाधरी में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है, मतलब हफ्ते की बिल्कुल शुरुआत में ही। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपने किया वहाँ पर, ऐलान किया है और क्या योजनाएं हैं उस क्षेत्र को लेकर? नहीं, देखिए ये जो अभी का है, जो कृष्णपुरा गांव का आपने दिया, हाँ। 2 करोड़ 78 लाख रुपए के काम हमने करवाए हैं। तो ऐसे काम रूटीन में रोजाना ही हम कहीं ना कहीं मतलब हर महीने इस प्रकार की घोषणाएं मतलब ऐसे कामों के शिलान्यास और दूसरे काम हम करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ जो बड़े काम है ना, जो लगभग हमने सारे या तो प्रोसेस में या कंप्लीट कर लिए हमने। लेकिन और जो काम है दूसरे गली के, नाली के और दूसरे काम है, काम तो कभी खत्म नहीं होते, काम तो जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जहाँ जहाँ जिस चीज की जरूरत है लोगों की, उस चीज को जल्दी से जल्दी पूरी करवाएं ताकि लोगों को उसकी सुविधा हो। जी, आप इतना काम करवा रहे हैं, तमाम मंत्रीगण भी लगे हुए हैं, लेकिन सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों पर जो आरोपों की बौछार है वो कम क्यों नहीं हो रही है? मैं अब एक के बाद एक पूछना चाहूंगी, क्योंकि हाँ, अब कांग्रेस ने जैसे शुरू किया है, आपको पता ही है, हरियाणा मांगे हिसाब, ये अभियान शुरू किया है और उनका ये कहना है कि भाजपा के म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा की असलियत म्हारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा है। देखिए, फुल स्टॉप तो ये कांग्रेस के टाइम में था, जब दीपेंद्र हुड्डा रोजगार के मामले में बेईमानना था। हाँ। यानी कि अपने ही लोगों को रोजगार दे। ये मेरे कहने से नहीं होता। अच्छा, मान लीजिए कांग्रेस दूसरी पार्टी में दूसरी,
हाँ। मैं उसके खिलाफ बोलूँ, उससे नहीं मैं सहमत हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये बात कोर्ट कह रहा कि सारी नौकरियां बेईमानी से दी गई, उन नौकरियों को उन्होंने कैंसिल कर दिया, कोर्ट में वो हार गए। तो ये उनके थे। डेवलपमेंट के मामले में आप आरटीआई लगाओ, आप पूछोगे किस किस जिले में कितने कितने पैसे काम करें, आप देखोगे जो उनका जिला है और जो दूसरे जिले हैं उसमें 1 का 100 का फर्क मिलेगा आपको। मैं 1 और 2 के फर्क की बात नहीं कर रहा। अगर 1 का 2 का फर्क लगा कोई फर्क नहीं, 1 का 10 का फर्क हो, मैं जब भी फर्क नहीं करता, पर अगर 1 का 100 का फर्क हो तो तुम्हें बेईमानना है। आप आरटीआई लगा के आज निकलवा लो, आपको पता चलेगा कि 1 का 100 का फर्क है कि नहीं है। तो इतना घोटाला, इतनी गड़बड़ उन्होंने की, मतलब हर तरीके के सारे मापदंड उन्होंने कभी भी हरियाणा को अपना हरियाणा समझे ही नहीं। अच्छा, उन्होंने एक एरिया, निश्चित एरिया को अपना समझ लिया, बाकी सारे हरियाणा को बिल्कुल बेगाना समझ लिया। और ऐसा कोई मैं ये आरोप तो कांग्रेस का है सर बीजेपी पर। नहीं, मैं ही तो कह रहा ना जी। हाँ, आप देखो जो सरकार के रिकॉर्ड में उसको तो ना मैं गड़बड़ कर सकूं ना वो गड़बड़ कर सके। हाँ। अभी एक आरटीआई लगाओ कि 10 साल में बीजेपी ने जिला वाइज कितने कितने पैसे खर्च किए। अगर मारे में कहीं फर्क मिलेगा इतना बड़ा तो हम बेईमान हैं, और अगर उनका फर्क मिलेगा तो फिर वो है। अगर हम ऐसा करेंगे, किसी के साथ भेदभाव करेंगे, मैं ये कह रहा कि मेवात में तो हमारा कोई मिलने नहीं आया, सिरसा में हमारा कोई मिलने नहीं आया। मैं ये कह रहा कि आप मेवात, सिरसा और किसी जिस जिले में हम हैं उसके साथ तुलना करके देख लो, आपको तब भी इतना फर्क नजर नहीं आएगा कि ऐसा फर्क जैसा उन्होंने किया। हमने पूरे हरियाणा का विकास कराया, हमने हर आदमी को काबिलियत के हिसाब से नौकरी दी, उसको किसी मतलब अपने आदमी करके या भ्रष्टाचार से नौकरी दी, हमने उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी। आज भी आपके सामने है 7,500 टीजीटी लगे, आप देख लो, सारे बच्चे हैं, आप उनसे पूछ के देखो कि कैसे नौकरी मिली। सबको पता है कि भाई बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे की नौकरी मिली। तो ये बात सारा हरियाणा स्वीकार कर रहा। अब ये कांग्रेस कहने लगे तो कांग्रेस कहने से बात नहीं बनती ना, ये तो लोगों के कहने से बात बनेगी। अच्छा, तो ठीक है, अब कांग्रेस ने जो कहा उसके बाद हम चले जाते हैं आईएनएलडी पर, यानी इनेलो पर। अभय चौटाला कहते हैं भाजपा सरकार ने जो महंगाई, बेरोजगारी घटाने और किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, उसके उलट 10 साल में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी और किसानों की आमदनी घटी है। किसानों की आय, हाँ। आप प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की उस टाइम की देख लो जिस टाइम हमारी सरकार आई 2014 की। हाँ। अभी आरटीआई लगाया कि आप उसका पता कर लो कि अब आमदनी कितनी है। मैं दावे के साथ कह रहा कि हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय दुगनी, अगर देश में भी आप देख लो तो लगभग दुगने के आसपास है। मैं दावे के साथ कह रहा, जितनी एमएसपी हमने बढ़ाई किसान की, आज तक किसी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई नहीं। आपने अचानक मेरा इंटरव्यू लिया, नहीं तो मैं आपको सारे डेटे देता, अभी निकाल के देता। लगभग 70% से ज्यादा हमने जो एमएसपी है वो बढ़ाई। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें 200% भी एमएसपी बढ़ेगी, पर औसतन 70-75% एमएसपी हमने हर चीज की बढ़ाई। अच्छा। हमने किसान को 6,000 रुपए देने का काम किया। जो स्वामीनाथन ने कहा कि उत्पादन लागत कम होनी चाहिए, तो 6,000 रुपए देके हमने किसान की उत्पादन लागत कम की। वो ठीक है कि अभय सिंह चौटाला की उत्पादन लागत कम नहीं कर सके हम, क्योंकि वो बहुत बड़ा किसान है। अच्छा। और ऐसे ही बड़े किसानों की उत्पादन लागत कम नहीं कर सके, वो बहुत बड़े किसान है। लेकिन 85% किसान जो है वो 2 एकड़ का, 2.5 एकड़ का, 3 एकड़ का है, तो उसकी उत्पादन लागत तो मैंने कम कर दी ना जी, वो तो प्रॉफिट में आ गया ना जी, उसके लिए तो मैंने काम कर दिया। तो हमने जो काम किए ना जी, चाहे गांव के लिए है, चाहे शौचालय बनाने की बात है। हाँ। आज से 10 साल पहले आप सोचो तो, कल्पना तो करके देखो गांव की क्या हालत होती थी। सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गांव के बाहर जब निकलते थे ना तो ऐसे लगता था, पैर जब रखते थे तो ये लगता था जैसे नीचे कोई माइंस बिछा रखी हो। ऐसे पैर रखते थे लोग, क्योंकि सारे में गंदगी थी। आप तो ऐसा सारी कह खत्म रहे होगी। नहीं, आप तो ऐसा कह रहे हैं आज से 10 साल पहले हरियाणा का बुरा हाल, जबकि हुड्डा ये कह रहे हैं हरियाणा तब नंबर 1 था हर चीज में, और अब वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। किस चीज में नंबर था? मैंने अभी शौचालय की बात की, मैं पीने के पानी की बात कर रहा, हमने 100% लोगों को पीने का पानी दिया। आज हम 24 घंटे बिजली दे रहे। हुड्डा साहब के टाइम में आप 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जो रोड जाम हुए, रोड जाम में मैक्सिमम डिमांड ये थी कि दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक बिजली मिलनी चाहिए। वो हमारा सोने का टाइम है, हम खेत में काम करके आते हैं। आज आपको 24 घंटे बिजली मिल रही। और उस टाइम जो बिजली का रेट था वो 1 रुपया था, जिस बिजली का रेट आज वो 60 पैसे में दे रहे हैं। मतलब 24 घंटे दे रहे, सस्ती दे रहे। और उसके बाद बिजली निगम जो है वो 2,500 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट ले रहा। उनके टाइम में 27,000 करोड़ के घाटे में था। हमने किसान का क्या किया कि हमने किसान से कहा कि अगर वो मतलब एक मुश्त योजना का लाभ उठाएंगे, सारे पैसे जमा कराता है तो हम सारा ब्याज माफ कर देंगे। 1100 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिए। हुड्डा साहब बताओ तो सही कि 500 करोड़ भी माफ करे हूं।
अच्छा। हमने जिनकी फसल नष्ट हुई उनको 15,000 का मुआवजा दिया। हुड्डा साहब ने 10 साल में 1150 करोड़ का मुआवजा दिया। पूरा हिसाब लेके बैठे हैं आप। 12,500 करोड़ का मुआवजा दिया। हमने 12,500 करोड़ का मुआवजा दिया। अच्छा। हमने किसान से कहा कि भाई हम गेहूं आपसे खरीद रहे, हम धान आपसे खरीद रहे, तो हम सीधी पेमेंट आपके दो, क्योंकि हमारा और आपका लेन देन है जी। हमने सीधी पेमेंट किसान को दी। हुड्डा साहब ने उसका विरोध किया। अभी आप जाओगे किसी किसान से पूछियो कि भाई ये जो सरकार ने सीधी पेमेंट दी, इसके लाभ है कि नुकसान है? हमने किसान को मजबूत करने का काम किया। पहले किसान विरोध क्यों कर रहे हैं सर? अभी भी कोई विरोध नहीं कर रहा भाई, ये जो उनसे विरोध कर रहे हैं ये तो कांग्रेस के आदमी है, ये तो विरोध ही करते रहेंगे। कांग्रेस के आदमी ये कभी भी नहीं मान सकते, चाहे आप कुछ भी कर दो, ये तो विरोध करते ही रहेंगे। आम किसान कहाँ विरोध कर रहा है? आपको पता ही होगा, अभी कुछ ही दिन पहले सरकार के साथ एक मीटिंग भी हुई और जिसमें ये वाला मुद्दा नहीं, दूसरा वाला नहीं, किसानों के साथ भी हो चुकी है मीटिंग, लेकिन कुछ निकला ही नहीं। नहीं देखिए, अगर किसान कहीं आप कह रहे कांग्रेस के आदमी, देखिए नहीं सारे कांग्रेस के नहीं होते। लेकिन कांग्रेस के लोग भी होते हैं जो बहकाने वाले होते हैं ना जी। अच्छा। जो किसी बात के लिए सहमत नहीं होने देते। अच्छा। तो वो कांग्रेस के भी होते हैं। लेकिन अगर किसान की कोई भी समस्या है तो हम उसका समाधान करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। हम ही ऐसे हैं जो 14 फसलें खरीद रहे। हुड्डा साहब मुझे बता दो, वो तो रिकॉर्ड की चीज है, नहीं मेरे कहने से कुछ नहीं होता। दीपेंद्र हुड्डा कहने से कुछ नहीं होता। सरकार के कागजों में चीज है, वो दिखा दे उन्होंने कितना बाजरा खरीदा, वो दिखा दे उन्होंने कितनी सरसों खरीदी, वो दिखा दे कितनी मूंग खरीदी, वो दिखा दे कितनी मूंगफली खरीदी, वो दिखा दे कितने चने खरीदे। हम दिखा देंगे हमने क्या क्या खरीदा। वो बता देंगे भावांतर भरपाई उन्होंने किस किस चीज की दी। उनके टाइम में गोभी की ट्रैली सड़क पे मिलती थी, उनके टाइम में आलू की ट्रैली सड़क पे झाड़ देता था, उनके टाइम में टमाटर की ट्रैली सड़क पे नहीं, जब रेट डाउन होता था। अब हमने क्या कहा, हमने किसान से कहा कि भाई अगर रेट मार्केट में बहुत डाउन है क्या तो आप जाके मंडी में बेच दो, जिस भाव बिका उस भाव में करो। लेकिन हमने एक रेट निश्चित कर दिया उसका कि इस चीज का रेट 10 रुपए किलो है। तो अगर आपकी 4 रुपए किलो बिकी ना, आप 4 रुपए किलो बेच के और उसका फार्म लेके हमारे पास आ जाओ, 6 रुपए हम देंगे ना उसके। हमने दिए पैसे, हमने सैकड़ों करोड़ रुपए दिए किसान से। अभी आपने पिछले 9 साल में अगर आप देखोगे, आपको एक खबर भी नहीं ऐसी होगी हरियाणा में कि हरियाणा के किसान ने कहीं टमाटर डाल दिया, हरियाणा के किसान ने कहीं गोभी डाल दी, हरियाणा के किसान ने कहीं मूली डाल दी, हरियाणा के किसान ने कहीं फल डाल दिया। कोई नहीं डाला। क्यों डाल रहा? क्योंकि हम भावांतर भरपाई दे रहे। किसान के सच्चे तैसी हैं, हाँ झूठ बोलने में नहीं तैसी है। झूठ बोलने में? अच्छा। कांग्रेस में तैसी है। कांग्रेस ने कराया कुछ नहीं किसान के लिए, ना उसका कर्जा माफ कराया, ना उसका ब्याज माफ कराया। जो आप कह रहे हैं ना वो सारा कांग्रेस तक पहुंचेगा भी, क्योंकि हम चलाएंगे। बिल्कुल। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि किसी दिन आप कांग्रेस के लोगों को बुला लो और हमें बुला लो। अब वो जो साहब मांगते फिर रहे, अब अपनी रैली में तो मांग रहे हैं। ये हम जरूर करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले। हम सारा दिन घूमते फिर रहे, कोई साहब पूछ लो कुछ ही नहीं हमारे से साहब। अच्छा। हम कह रहे हैं कहीं एक जगह आ जाओ, या तो लोगों के बीच में एक जगह आ जाओ, या कि टीवी चैनल पे एक जगह आ जाओ। तो हम टीवी चैनल पर सारा साफ देंगे, मैं भी अपना साफ दे दूं। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का जरूर हिसाब मांगा बहुत जाएगा। आपने अच्छा, आपका बहुत आप क्योंकि कृपा करोगे एकदम। मतलब गिनती के दिन रह गए हैं और उसमें हिसाब तो मांगा ही जाएगा, और तभी मैं हिसाब मांग रही हूँ। ये आपको एक बार नहीं करना चाहिए, मैं सोचता हूँ चुनाव तक कम से कम 10 बार करना चाहिए, ताकि लोगों को सच्चाई का पता चलेगा ना। जी। अच्छा, एक और चीज है, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो युवा पलायन कर रहे हैं यहाँ से और बाहर जाके विदेशों में फंस जाता। आपको पता ही होगा रूस में किस तरह से एक युवक की हाल ही में मौत हुई, कैथल का युवा था। इससे पहले भी 2-3 खबरें इस तरह की आ चुकी हैं कि रशिया गया, वो जॉब के लिए गया और वहां जाके फंस गया। दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस का कोई भी, रणदीप सुरजेवाला भी ये चीज कह चुके हैं कि अगर यहीं पर व्यवस्था होती तो युवाओं को इस तरह से पलायन नहीं करना पड़ता और पलायन करके इस तरह से उनकी ये दुर्गति ना हुई होती। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अपराध भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से प्रदेश में अपराध का जो बढ़ावा है वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से युवा कहीं ना कहीं इस इलाके से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है हरियाणा में। अभी कमला हैरिसन जो है ना, वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार है। हाँ बिल्कुल। तो उसका बाबा गया हुआ है यहाँ से, और जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो भी भारत का ही है, वो भी यहीं से गए होंगे। हाँ बिल्कुल। और नहीं, आप वो एग्जांपल देके पूरी बात बताइए। अमेरिका में कई एमपी जो हैं वो भारत के हैं, बिल्कुल। इंग्लैंड में भी कई एमपी भारत के हैं, बिल्कुल है। कनाडा में काफी एमपी भारत के हैं, जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, जी जर्मन में भी हैं जी। ये हमारे टाइम में गए थे क्या? ये तो पहले ही जा रहे ना। इसका सर, मतलब लोग पहले से ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे टाइम से जाना शुरू है, ऐसा नहीं है। लोगों में एक रुझान है बाहर जाने का ना, वो रुझान है। वो इसलिए लेकिन इसका मतलब बेरोजगारी नहीं। फिर उस बेरोजगारी का जवाब दो ना, पहले क्यों गए थे? तो लोग तो पहले भी जा रहे थे, कोई ऐसा नहीं हमारे टाइम में गए। अगर लोग वहां जाकर एमपी बनने शुरू हो गए,
और या मंत्री वो बनने तो- शुरू हो गए हाँ। तो इसका मतलब वो पहले भी जा रहे थे। आज ऐसा नहीं कि आज ही शुरू हो जाए, नहीं, वो जा तो शुरू जाते से रहे, रहे, हाँ, शुरू से जाते जा रहे, रहे, शुरू लेकिन से इधर जाते बीच रहे। आपको लगता नहीं है लेकिन कि पलायन, लोगों को लगता है कि हाँ। वहां के रुपए की जैसे वैल्यू ज्यादा है, तो उनको लगता है कि थोड़ा देर काम करके यहाँ लाभ रहेगा उन्हें, तो इसलिए ये बात सही है कि लोग जाते हैं। लेकिन ये रुझान है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कामों की कमी है, यहाँ भी काम है, लेकिन कई बार लोगों में एक ट्रेंड चल जाता है ना जी, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ट्रेंड धीरे धीरे कम होगा। अच्छा, ओलंपिक में हमारी बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। इनफैक्ट जो खिलाड़ी भी हैं, चाहे पुरुष हैं महिला हैं, अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली हरियाणा के खिलाड़ियों का एक अलग से नाम लिया जाता है कि पूरे देश में कि हरियाणा के खिलाड़ी। इसमें दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि ओलंपिक में पदक जीतने हैं तो देश भर में कांग्रेस की, हुड्डा सरकार की पदक लाओ और पद पाओ नीति को लागू करना होगा, जो कि हमने पहले एक रखी। हम आज 6 करोड़ रुपए दे रहे हैं, हुड्डा साहब से ज्यादा दे रहे हैं हम। लेकिन खिलाड़ियों में असंतोष तो बिल्कुल नहीं, ना हुड्डा साहब में असंतोष है, खिलाड़ियों में नहीं। खिलाड़ी तो बहुत खुश हैं। आप किसी तो खिलाड़ी जाके आप किसी खिलाड़ी से पूछ लो, हर खिलाड़ी कह रहा है कि देश की सबसे बढ़िया जो खेल नीति है वो हरियाणा की है। सबसे ज्यादा अगर सम्मान दे रहे खिलाड़ियों में असंतोष की बात, वो हरियाणा दे रहा। हाँ, हमने एक चीज कर दी कि हमने किसी के साथ बेईमानी नहीं किया। हमने हरियाणा को एक कैटेगरी में रख दिया कि जो भी हरियाणा का खिलाड़ी इस प्रकार का सम्मान लाएगा उसको ये चीज मिलेगी, जो ऐसा लाएगा उसको ये चीज मिलेगी, जो ऐसा लाएगा उसको ये चीज मिलेगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इनके टाइम में क्या था कि एक ही टाइम में जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ा तो वो डीएसपी भी लग गया, और एक जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ा वो एएसआई भी लगाया। और ऐसे एक केस नहीं, मैं 10 केस दिखा दूंगा आपको जो लगे नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं ऐसे 10 केस बता दूंगा जो इन्होंने डीएसपी भी लगा दिया। अच्छा। अब दूसरा इन्होंने आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं आदमी के नाम दे दूंगा। अच्छा। ऐसा नहीं, हाँ, मैं बता दूंगा कौन कौन है जो कि एएसआई भर्ती नहीं करे इन्होंने। एएसआई के लिए भी उनको परेशान करा उनको। तो ये इनकी नीति, हमारी नीति नहीं। हमने सबके लिए एक जैसा रखा। वो कोई भी है, हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हमारा व्यक्ति है। अच्छा। वो उसके लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है, और वो भी हमारे उसी प्रकार से हमारे परिवार का सदस्य है। हम उसके मान सम्मान के लिए काम करें, क्योंकि उसने हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाया। शैलजा का जो आरोप है कि सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है और इस वजह से इस तरह के बड़े फैसले लेने से कतरा रही है। देखिए, घबराया तो कांग्रेस रही कि अब की बार तीसरा चुनाव है, और तीसरे चुनाव में भी सर लोकसभा का चुनाव, हाँ, मैं ये तो कह रहा ना, समझौते के बावजूद भी वो बराबर पे है। और वो आने वाले हरियाणा में जितना आपको उम्मीद था, हरियाणा में नहीं, मेरी तो उम्मीद ही है कि मैं 10 की 10 जीतूंगा। हाँ, मेरी उम्मीद से क्या था, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखो, मेरी उम्मीद तो यह है कि मैं 10 की 10 जीतूं। मेरी डिमांड भी थी कि मैं 10 की 10 जीतूं। लेकिन सारे कुछ के बावजूद तीसरा चुनाव है, और तीसरे चुनाव के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हम 50-50 पे तब हैं जब वो समझौते में यार हम किले हैं। अच्छा। और जब वो किले लड़ेंगे तो आप तब हालत देखियो क्या होगी। तो इसलिए बेचारे डर रहे हैं कि अगर तीसरी बार भी आउट रहेंगे तो क्या हालत बनेगी। लेकिन मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देख रही हूँ हुड्डा परिवार का, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मुझे कहीं ना कहीं ये वो करता है कि शायद उनको दिख रहा है कि अब आगे की जो जमीन है वो कांग्रेस की होने वाली हरियाणा में, और बीजेपी लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस भी पूरा है, निश्चित तौर से। चलिए, अब मैं जेजेपी दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसको मैं बताना चाहती हूँ कि बीजेपी से गठबंधन पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। ये दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से बातचीत के दौरान। अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, गलती थी वो महसूस करते हैं गलती थी। देखिए, हमने कोई ये जोर जबरदस्ती थी, उनका अपना विचार था, हमारी भी जरूरत थी, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत था, हमें किसी के सहयोग की जरूरत थी, वो सहयोग देने के लिए तैयार थे। हमने मिलजुल के सरकार बढ़ाई, और मिलजुल के सरकार बनाई और सरकार चलाई। अच्छा। अब अगर उसकी बदले वो ये कहें कि भाई हम चुनाव में भी उनको टिकट दें या चुनाव में उनका शेयर रखें, चुनाव के लिए हमने कोई समझौता उनके साथ किया था। अब अगर वो ये कहें कि भाई आपने समझौता भी तोड़ दिया, हमारा समझौता सरकार चलाने का समझौता था, चुनाव लड़ने का समझौता पहले दिन से था। अच्छा। और आपने कितनी बार मेरे इंटरव्यू लिए, मैंने हर इंटरव्यू में यही बात कही। जिसने मेरा इंटरव्यू लिया मैंने सबसे ये बात कही कि हमारा समझौता जो है वो सरकार चलाने का समझौता है, चुनाव लड़ने का समझौता हमारा नहीं है, चुनाव में इकट्ठे नहीं लड़ेंगे। हाँ, हमारा हाईकमान अगर फैसला करता है वो बाद का विषय है, लेकिन आज का विषय है कि हमारा समझौता केवल सरकार चलाने का था। तो अगर वो डिमांड करेंगे भी हमारे को टिकट दो, हमारे लोगों को चुनाव लड़ाओ, क्योंकि हम सरकार चलाने का था, सरकार चलाई, ठीक। अच्छा, बजट पर थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। हरियाणा को
उस हिसाब से बजट में इस बार नहीं मिला है। तो क्या आपको लगता है कि बजट बैलेंस्ड यानी संतुलित रहा, या हरियाणा को जो उम्मीद थी वो उस हिसाब से नहीं मिला? देखिए, जो बजट के विशेषज्ञ है ना जी, हाँ, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत लेकिन आप विशेषज्ञ एक है, प्रतिनिधि हैं राज्य हर के। विशेषज्ञ ने ना जी, जो आर्थिक मामलों के जानकार, जी। उन सब ने तारीफ की बजट की, कि अच्छा, बजट बहुत अच्छा है, संतुलित बजट है। संतुलित बजट और है। जो पिछला बजट था, हाँ, आम तौर पे सब लोग ऐसी अपेक्षाएं करते हैं कि चुनाव से पहला जो बजट होता है वो लोक लुभावना बजट होता है। लेकिन तब भी जितने लोग थे विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि सरकार ने लोक लुभावना बजट प्रस्तुत नहीं किया, और कैसे ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए उसके हिसाब का बजट था। ठीक है। तो ये बजट ऐसा है जो ग्रोथ रेट बढ़ाएगा, और ग्रोथ रेट बढ़ रही, मतलब कोई चीज जो सामने दिख रही उसकी कैसे आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। आपसे मेरा मतलब विपक्ष कैसे नजरअंदाज। अब हमारी ग्रोथ रेट 8% है, जबकि चाइना हमारे से बहुत आगे था, लेकिन आज चाइना की 4.5 है, अमेरिका की 3.5 है, इंग्लैंड की 1.25 है। तो मतलब 1 से 6 गुना ज्यादा स्पीड से तरक्की कर रहे हैं, 1 से 3 गुना ज्यादा है, 1 से लगभग 2 गुना ज्यादा स्पीड से तरक्की कर रहे हैं। तो आखिर अगर अच्छी अर्थनीति अपना रखी तभी तो कर रहे हैं ना जी हम। और जब हम केवल हरियाणा का नाम लेंगे, या मैं पंजाब का नाम लूंगा, किसी का नाम लूंगा, तब आप कहोगे कि हरियाणा के लिए स्पेशल ये रखा, हमने किसान के लिए स्पेशल रखा तो हरियाणा भी उसमें शामिल है, हमने महिलाओं के लिए स्पेशल रखा तो हरियाणा भी उसमें शामिल है, हमने मतलब एजुकेशन के लिए रखा तो उसमें हरियाणा भी शामिल है, अब हमने स्किल एजुकेशन के लिए रखा उसमें हरियाणा भी शामिल है, अगर हमने सड़कों के लिए रखा तो हरियाणा भी शामिल है। तो सारी चीजों में सारा मतलब आप कह रहे हैं इन जनरल तो हरियाणा सब में शामिल है, सब अलग से? हाँ, सब शामिल हैं, और हरियाणा एक प्रगतिशील प्रदेश है। अभी क्या होता है कि रूटीन में भी ये होता है कि जो लोग पीछे रह गए, अब आज हमने रखा कि भाई जिस व्यक्ति की आमदनी 1 लाख से कम है तो हम उसको कुछ छूट दे देंगे, उसमें है कि भाई इसको हम छूट देंगे, भाई लोन ले ले हमारे से, लोन का ब्याज हम देंगे, तो कोई काम करके गरीबी से बाहर निकले। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 लाख से कम है ना, वो भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए ना, तभी तो देश तरक्की करेगा। तो ऐसे कुछ स्टेट भी हैं, उनमें बिहार भी एक है, वो पीछे रहेगा। तो स्वाभाविक ही है कि देश की जिम्मेदारी है कि उसको थोड़ा सा मदद करके उसको मेन स्ट्रीम में लेगा है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि चुनावों में किस तरह का मुकाबला होने वाला है? नहीं, देखिए, मुकाबला तो अच्छा रहेगा, इसमें अच्छा कोई दो राय नहीं है, मैं इससे इनकार नहीं करता। निश्चित तौर से और मुकाबला अच्छा होना भी चाहिए, तभी अच्छी फाइट होगी। और मैं समझता हूँ कि देखिए, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। मैं इसके भी पक्ष में हूँ बिल्कुल, विपक्ष कोई हमारा दुश्मन नहीं होता है, तो वो उससे मैंने, लेकिन बीजेपी ने जो काम किए, चाहे विकास के काम है, मैं दावे के साथ कह रहा कि पिछली सरकार के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा विकास के काम है। ये कुछ भी कहते रहे, मैं किसी भी स्टेज पे इस बात के लिए तैयार हूं। लेकिन कहने का फर्क तो पड़ता है ना, आपको हाँ, लोकसभा में दिख गया, मैं, जब आप मैं जब बोलते हैं बार बार जनता के सामने, तो जनता को कहीं ना कहीं लगने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये एहसास कराते हैं कि भाई देखो, आप दूर की बात ना करो, मैं आपसे 100 किलोमीटर दूर की बात कहूँ, आप 100 किलोमीटर की बात है, जहां आपका पैर, आप पैर के पास देखो क्या रखा है। बिल्कुल ठीक। आपके आसपास 100 मीटर में आपने दिखागा सरकार ने ये काम किया, आपको 500 मीटर में दिखागा सरकार ने काम किया, आपको 2 किलोमीटर के दायरे में दिखागा सरकार ने काम बिल्कुल किया, और आप पिछली सरकार का देखोगे आपको दिखाई नहीं देगा। तो उससे तो फिर मान लोगे ना जी, हमने विकास किया, हमने निष्पक्षता के साथ किया, हमने सबसे बड़ा काम किया कि विश्वास को कायम किया लोगों के, कि भाई आपको जो भी नौकरी है, कोई और चीज मिलती है तो वो आपकी योग्यता पे मिलेगी, सिफारिश में नहीं मिलेगी आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल जी, जिन्होंने तमाम न सिर्फ प्रदेश से जुड़े मुद्दे बल्कि अर्थनीति, देश की समस्याओं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की, जैसे कि हमेशा हमारे साथ वो करते आए हैं। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।